गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि हमारा टॉपिक 1 है। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल यूपीएससी एंड बीपीएससी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यूपीएससी एंड बीपीएससी का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अंतर होता है। जैसे बीपीएससी वालों के लिए बिहार स्पेशल और यूपीएससी वालों के लिए सीसेट पढ़ना होता है। तो हम लोग आज फिर पढ़ेंगे टॉपिक 1। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में हमने पढ़ा था। सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन होता है। पुर्तगाली केप ऑफ गुड होप के रास्ते से पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा किस प्रकार से आता है, उसको आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद पुर्तगालियों के मुख्य कार्य, उनके प्रमुख गवर्नर, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके पतन के क्या कारण रहे, उन्होंने क्या क्या चीजें लाई अपने तरफ से। तो ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में खत्म कर लिया है। और मैंने पिछले वीडियो में जो जो पढ़ा है उसको आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, और उसका टेस्ट जो है पुर्तगालियों वाला, उसका टेस्ट आप लोग जरूर देंगे, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेस्ट देने से हमें पता चलता है कि हमने अपनी तैयारी किस तरह से की है। तो पुर्तगालियों का एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि वो टमाटर लेके आए थे। तो आपको जो भी ऑप्शन में दिखेगा कि पुर्तगाली किस चीज को लेके आए थे पुर्तगाल से, तो टमाटर वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक कर देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में अंग्रेज। तो सबसे पहले हमने देखा कि पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, डच के बाद अंग्रेज। डच और पुर्तगालियों में एक जगह पे युद्ध होगा, दोनों में मतभेद होंगे, और उसके बाद इंडोनेशिया से अंग्रेज वापस चले आएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि डच वचन देंगे अंग्रेज को कि अब वो यहाँ पे नहीं करेंगे अपना कोई भी हमला। तो यहाँ पे 1654 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच संघर्ष हम लोग ने देखा था कि 1654 में अंग्रेजों और डचों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें अंग्रेज 1667 में 1667 ईस्वी में संघर्ष समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। 1654 में स्टार्ट होता है और 1667 में डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष समाप्त होता है। और जब इंडोनेशिया पर से अंग्रेज अपना अधिकार वापस ले लेते हैं, तो क्या होगा, डच भी अंग्रेजों से वादा करते हैं कि अब वो भारत में अपना कोई भी काम नहीं करेंगे और अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण न करने का वचन देते हैं, और यहाँ से चले जाते हैं डच। तो डच का भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डच किस तरह से आए, कौन सी कंपनियां बनाई उन्होंने। तो आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। अंग्रेज कैसे आते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं, ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा। मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी थी ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों की एक कंपनी थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी, जो कि 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। ब्रिटेन में मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी ने, जो कि व्यापारियों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1599 ईस्वी में। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए। तो कुछ व्यापारी कंपनियां थी जो कि ब्रिटेन की थी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ पूर्व में, मतलब भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए इजाजत दे देती है कि अब ब्रिटेन ही भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करेगा, और कोई कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। तो ये वाला बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ पे क्या दे दिया, एक अधिकार दे दिया कि भारत में अब अंग्रेज ही अपना व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेजी कंपनी पहले कुछ मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पहुंची, और यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी इंडोनेशिया में डच मसालों का व्यापार करते थे। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि डच भारत से सूती कपड़ों का निर्यात करते थे, सूती कपड़े यहाँ से ले जाते थे, और मसाले वो इंडोनेशिया से लेते थे। तो अंग्रेज जो है वो भी इंडोनेशिया जाते हैं मसालों के लिए, और वहां पे ही दोनों में मतभेद शुरू होगा।
तो प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज कैप्टन थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में अपने व्यापारिक जहाज रेड ड्रैगन, तो पुर्तगालियों का जहाज हमने पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्यापारिक जहाज अंग्रेज कौन से जहाज से आए थे? अंग्रेज आए थे रेड ड्रैगन से, ये हमें याद रखना। पुर्तगालियों का जहाज कौन सा था वो आप कमेंट में जाके बताएंगे कि पुर्तगालियों का जहाज कौन सा था जिससे पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था। और अंग्रेजों का जहाज जो है वो है रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन से अंग्रेज व्यापारी प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से, जो कि व्यापारिक जहाज था, भारत पहुंचता है। भारत में कहाँ? सूरत पहुंचता है। भारत में सूरत, जो कि गुजरात वाली जगह पे सूरत पहुंचता है। और मुगल वंश जहांगीर का उस टाइम में शासन था। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जब व्यापारिक जहाज रेड ड्रैगन पे बैठ के भारत के सूरत पहुंचता है, तो उस समय मुगल वंश जहांगीर का शासन था। 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के, फिर उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचता है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत। और ये प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस क्या बनता है? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था, जो कि भारत आया था व्यापार करने के लिए, और जहांगीर के राज दरबार में पहुंचता है। और उसके बाद जहांगीर के द्वारा उसको खान की उपाधि दी जाती है। जहांगीर के दरबार में जब वो रेड ड्रैगन से पहुंचता है व्यापारी कैप्टन हॉकिंस, और उसके बाद वो सूरत में पहुंचता है, उस समय जहांगीर का शासन था, और जहांगीर उसे खान की उपाधि देते हैं। और उसके बाद 400 का मनसब भी देते हैं, वो यहाँ पे 400 का मनसब देते हैं और खान की उपाधि देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज मिल्टन हॉल था। तो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने पहला अंग्रेज कौन था? हमें याद रखना है, मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज था, मिल्टन हॉल। तो ये सब इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स जिसको हमने एनसीईआरटी से कवर किया है। और कौन कौन से स्रोत हैं वो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है? सूरत में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में बनती है। भारत में मसाले, सूती वस्त्र, रेशम, नील का व्यापार। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? मसाले, सूती वस्त्र, रेशम और नील के व्यापार के लिए आए थे। हॉकिंस 1611 में भारत से लौटा, 1613 तक अंग्रेज सूरत में स्थायी हो गए। हॉकिंस जो है जो 1608 ईस्वी में भारत आता है, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में राजदूत बन के आता है। और उसके बाद वो वापस कब जाता है? 1611 में वो वापस से ब्रिटेन चला जाता है, और 1613 तक अंग्रेज सूरत में स्थायी हो जाते हैं। हॉकिंस ने अपना काम कर दिया था, उसने परमिशन ले लिया था, और उसके बाद 1613 तक अंग्रेज बिल्कुल स्थायी हो जाते हैं भारत में, भारत के सूरत में स्थायी हो जाते हैं। उसके बाद 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत टॉमस रो मुगल बादशाह से व्यापार करने का शाही फरमान जारी करवा देता है। उसके बाद दूसरा व्यापारी जो था अंग्रेज राजदूत टॉमस रो, जिसका नाम था, वो मुगल बादशाह से भारत में व्यापार करने का शाही फरमान जारी करवा लेता है। अब ये शाही फरमान क्या था? इसमें बहुत सारी बातें थी। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने दिया। और फिर उसके बाद शाही फरमान मिलने के बाद 1632 में, ये 1615 की बात है, जब अंग्रेज राजदूत टॉमस रो आता है भारत और मुगल बादशाह से शाही फरमान जारी करवा लेता है, जिसमें उसको बहुत सारी छूटें मिलती व्यापार के लिए। फिर 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने दिया, सुनहरा फरमान, जिसमें 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले व्यापार का फरमान है, जिसमें 500 पैगोडा प्रतिवर्ष अंग्रेज देंगे मुगल बादशाह को, और उसके बाद वो यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राजस्व संधि का अधिकार दी। और 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों से संधि का अधिकार दे दिया। 1662 में ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन का राजकुमार था। उसने बहुत सारे कंपनी को अधिकार दिए थे कि तुम ये सब काम कर सकते हो, भारत में ये सब काम कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात होती है यहाँ पे, जब चार्ल्स द्वितीय भारत आता है, तो चार्ल्स द्वितीय
1662 ईस्वी में 1662 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से उसका विवाह हो जाता है। और पुर्तगाली जो कि अंग्रेज से पहले आए थे और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, तो वो क्या करते हैं, जब पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज से होता है तो वो दहेज में पूरा का पूरा बम्बई दे देते हैं अंग्रेजों को। और उसके बाद पुर्तगालियों के पास मात्र 3 क्षेत्रों में ही जगह उनके हाथों में रह जाती है। कौन कौन सी? गोवा, दमन, दीव को छोड़कर बाकी भारतीय क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ से निकल चुके थे। उसने दहेज में भी दे दिया था भारत के हिस्सों को और अंग्रेजों ने उनसे छीन भी लिया था। तो गोवा, दमन, दीव को छोड़कर भारतीय क्षेत्र में पुर्तगालियों के लिए कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। और गोवा में वो भारत की आज़ादी के बाद 1661 तक पुर्तगाली रहते हैं। 1661 में गोवा छोड़ के पुर्तगाली जाते हैं। ये भी याद करने योग्य बात है कि भारत जब आज़ाद हो गया था तो पुर्तगाली यहाँ पे विराजमान थे गोवा में। और गोवा में पुर्तगालियों के बहुत सारे कार्य हमें देखने को अभी भी मिल जाएंगे वास्तुकला से संबंधित। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे इतना सारा इम्पोर्टेंट बात। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। 1623 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। तो 1623 आते आते अंग्रेजों ने बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कि भरूच, सूरत, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। अंग्रेज धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और व्यापार बढ़ाने के क्रम में वो अपनी जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था व्यापार के बाद भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो वो इस काम में लग चुके थे। आरंभ में कंपनी ने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी अधिकार करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे, धीरे धीरे अंग्रेज कूटनीति का सहारा लेते थे और अपने साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाने लगे। जिन क्षेत्रों पे उनकी कंपनियां स्थापित थी उसका साम्राज्य विस्तार करते थे, युद्ध का सहारा लेते थे, कूटनीति का सहारा लेते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार अंग्रेज करने लगे भारत में व्यापार के बहाने से। दक्षिण भारत में स्थितियां अनुकूल थी और अंग्रेजों के लिए दक्षिण भारत में स्थितियां बहुत ही अनुकूल थी कि वो यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करे, क्योंकि कोई शक्तिशाली राज्य दक्षिण भारत में नहीं था जो कि अंग्रेजों को रोकता। इसलिए अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। 1668 ईस्वी में बम्बई प्राप्त हुआ ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1668 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हो जाता है ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार को जो बम्बई मिला था दहेज में उसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते 1668 में। इस प्रकार बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा करने वाला बंदरगाह प्राप्त हुआ। और वो पोर्ट था मुंबई, एक बहुत बड़ा पोर्ट था जो कि अंग्रेजों को मिल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, जिसके बाद उन्हें बहुत सारा क्षेत्र मिल जाता है कि वो यहाँ से अपना व्यापार और अपने साम्राज्य को फैला सके। कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आगियार ने आधुनिक बम्बई की नींव रखी। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और कंपनी के गवर्नर थे गैरोल्ड आगियार, जिन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए थे। कंपनी की नींव रखी 1687 ईस्वी में। कंपनी का मुख्यालय सूरत में था और सूरत से हटा करके मुंबई में वो कंपनी का मुख्यालय ले आते हैं। 1654 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच संघर्ष, ये तो अभी मैंने बताया था कि ये डचों और अंग्रेजों के बीच कैसे से कैसे संघर्ष होता है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में हमने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, फिर हमने पढ़ा डचों के बारे में और हमने पढ़ा अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज कैसे धीरे धीरे भारत में व्यापार के बहाने से अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार वो धीरे धीरे कर रहे थे। डचों को उन्होंने पहले भगाया और पुर्तगालियों से भी उन्होंने बहुत सारे हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। तो अब हमें पढ़ना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य विस्तार के संबंध में पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अंग्रेज धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और भारत के दक्षिण भारत में उनको साम्राज्य फैलाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ का राज्य इतना
मजबूत स्थिति में नहीं था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो पूर्वी भारत में और उसके बाद दक्षिण भारत में कैसे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार करते। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 1 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिणी विस्तार और पूर्वी विस्तार, जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे अंग्रेजों के मजबूत स्थिति के कारण क्या थे वो भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डेनिस और उसके बाद पढ़ना है फ्रांस। तो हमारा यह चैप्टर हो जाएगा खत्म और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो टॉपिक वाला आप लोगों को देख लेना है कि टॉपिक कैसे कैसे खत्म हुआ। तो पहला टॉपिक में हमारा आधा खत्म हुआ है और आधा हमें पढ़ना बाकी है। तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि हैंड नोट्स ही काम आता है। तो अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।